नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 4 सोशल क्लासेस इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 3 मिडिल क्लासेस इन इंडिया। चलिए देखते हैं। तो नाम से ही जाहिर है मिडिल क्लास आप लोग सब जानते होंगे मिडिल क्लास क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हमने पेपर 1 में पढ़ा था, समाज में क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। मतलब कि समाज लेयर्स में बटा होता है। ऐसे कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है तो उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन किस बेसिस पे है, वो है कास्ट बेसिस पे। ठीक है, और जो ये दूसरा बेसिस है वो है क्लास बेसिस। क्लास बेसिस होता है आपकी वेल्थ या आपके पास कितना पैसा है उस पे। ठीक है, तो ये जो क्लास बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन है ये किसके बाद आया, ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। बेसिकली वो जो मॉडर्निटी आई ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह की, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया बेसिकली कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म से आया क्लास सिस्टम, जिसमें हो गई सबसे ऊपर आपकी अपर क्लासेस, नीचे हो गई लोअर क्लासेस, और ये बीच में आती है हमारी मिडिल क्लास। इससे पहले क्या होता था, या तो आप अमीर होते थे या गरीब होते थे। जैसे जब कार्ल मार्क्स ने थ्योरी लिखी थी बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, तो उसमें कोई बीच की क्लास नहीं थी, दो ही कन्फ्लिक्टिंग क्लास थी। एक तो ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा ओनर्स ऑफ देयर लेबर। ठीक है, द स्टडी ऑफ मिडिल क्लास इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसको स्टडी करना है तो मिडिल क्लास भी एक इसका मतलब सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि बीच में ही आती है। देखिए, और बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, इसी इसी से इसका मिडिल क्लास का जन्म हुआ है। द मिडिल क्लास इज स्ट्रक्चरली पोजिशन बिटवीन प्रॉपर्टी ओनिंग कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। ठीक है, तो वही जैसे हमने देखा ना, बुर्जुआ तो ये हो गए अपर क्लास आपके, और प्रोलेटेरिएट हो गए मजदूर क्लास, तो इसके बीचों बीच जो आती है वो मिडिल क्लास है। इन यूरोप द मिडिल क्लास इमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म एज एन इंडिपेंडेंट बर्जुआ। ठीक है, तो वही जैसे हमने बात की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म का, दोनों का एक तरह से मिला के जो नतीजा था वो था मिडिल क्लास। पहले मिडिल क्लास नहीं होती थी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म से पहले। इन इंडिया द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास वाज क्लोजली लिंक्ड टू कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म की वजह से इंडिया में मिडिल क्लास डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल जो लोग थे वो कहाँ के थे, यूरोप के थे, अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ थे तो वहाँ यूरोप में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल और रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म, तो वो अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म इंडिया में लेके आए। तो जैसे यूरोप में मिडिल क्लास बनी उसी तरह फिर इंडिया में भी एक मिडिल क्लास बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटीज रेदर देन प्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली कॉलोनियल जो जो इनका राज था, ब्रिटिश राज था, उसकी एजुकेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, उनको जैसे क्लर्क्स की ज़रूरत होती थी अपने ब्यूरोक्रेसी में, इंडियन रेलवेज़ में, पोस्टल सर्विसेज, जितने भी मतलब उन्होंने सब काम किए थे उसमें, तो वो जो क्लर्क्स थे उनको पढ़ाते थे अंग्रेज़ अपने स्कूलों में। ठीक है, तो वो जो लो मतलब एक तरह से एम्प्लॉयज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो सब क्या बने, मिडिल क्लास बने। The Indian middle class is one of the most influential strata shaping politics, economic, consumption patterns and democratic discourse। ठीक है, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्ट्राटा इसलिए है, भाई देखिए अपर क्लास की तो बात ही भूल जाइए, वो तो बहुत ही थोड़े से होते हैं। हालांकि उनका इन्फ्लुएंस और उनके पास पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी क्या परसेंटेज बहुत कम होती है। अब जो लोअर क्लास हैं इनकी परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके पास कुछ होता नहीं है, ना पैसा होता है ना इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जो मिडिल क्लास है बीच में, तो इनके पास सब कुछ बराबर, मतलब थोड़ा मतलब इनकी परसेंटेज, मतलब नंबर ऑफ मिडिल पीपल इन मिडिल क्लास भी ठीक ठाक होते हैं। इन्फ्लुएंस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा खासा होता है, पैसा भी ठीक ठाक होता है। तो बीचों बीच आती है, तो इसलिए सब मिला के थोड़ा एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल चीज़ बन जाती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास फंक्शन बोथ एज अ स्ट्रक्चरल कैटेगरी एंड आइडियोलॉजिकल फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कैटेगरी क्या हो गई, जैसे समाज का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो उस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल कैटेगरी होगी ना मिडिल क्लास भी। और आइडियोलॉजिकल फोर्स क्या है कि एस्पिरेशनल क्लास है, मतलब कि मिडिल क्लास की जो लाइफ स्टाइल है वो नीचे की जो लोअर मिडिल क्लास, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे कि मिडिल क्लास में भी एक तरह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इन लोअर क्लासेस के लिए जो मिडिल क्लास क्या होती है, ये एक एस्पिरेशनल क्लास होती है। अब ये एस्पिरेशनल क्लास क्या होती है भाई, जैसे हमने वो पहले वो पढ़े थे ना पिछले वाले पेपर 1 में, जैसे रेफरेंस ग्रुप होते हैं, उस तरह की कोई चीज़ मान लीजिए कि आप कोई जैसे रोल मॉडल होते हैं ना, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे बच्चों से पूछते ना आपका रोल मॉडल कौन है,
कि मतलब आप किसको देख के कैसे बनना चाहते हैं। कोई बच्चा कहता था मैं को आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर मेरा रोल मॉडल है। तो लोअर मिडिल क्लास के लिए रोल मॉडल कौन होती है? मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए, कि लो मिडिल क्लास जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रही है भाई, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, वो अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, प्रॉपर उनको 5 दिन का काम करना पड़ता है, 2 दिन छुट्टी होती है, 7 तरह के वो होती है। तो लोअर क्लास हमेशा क्या है, मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल अपनाना चाहती है। तो इसलिए लोअर क्लास के लिए मिडिल क्लास क्या है, एक एस्पिरेशनल का मतलब एक एस्पिरेशन है कि ये हमें ऐसा बनना है। जैसे आप कोई देख ले, कोई मिस्त्री मजदूर होगा, मतलब मान लीजिए पैसा भी अच्छा कमा रहा होगा, कोई ठेकेदार है, लेकिन वो चाहेगा कि उसका बच्चा ठेकेदारी ना करे। वो हो सकता है कि पैसे ज़्यादा कमा रहा हो, लेकिन वो चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख के मिडिल क्लास बने, वाइट कॉलर जॉब करे किसी आईटी कंपनी में। क्यों? क्योंकि लोअर क्लास की एस्पिरेशन हमेशा क्या रहती है, टू बिकम मिडिल क्लास। इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अपर एंड लोअर क्लास। ठीक है, तो अब बीच में है तो थोड़ा थोड़ा सबका ही आ जाता है। लोअर क्लास की भी कुछ क्वालिटीज होती है मिडिल क्लास में, और अपर क्लास की भी कुछ होती है, क्रिएटिंग एंड डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रेटम। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, वेबर एंड अदर फंक्शनलिस्ट। वेबर viewed middle class as a positive outcome of capitalism, indicating poverty reduction and social mobility। तो वेबर के देखिए फंक्शनलिस्ट का तो वो ये ना कि हर चीज़ एक अच्छी है, कुछ ना कुछ से फ़ायदा ही होता है। तो उनके हिसाब से जो कैपिटलिज्म आया, इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक मिडिल क्लास बनी, और मिडिल क्लास एक पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि लोगों को गरीबी से निकालती है। इंडिकेटिंग पॉवर्टी रिडक्शन है, सोशल मोबिलिटी। भाई आप जैसे कोई इंडस्ट्री बन गई, या फिर मान लीजिए आप आईटी में कुछ बन गए, आईटी के एम्प्लॉय बन गए, या फिर मान लीजिए पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आप इन तीनों में गरीब घर से आते थे, तो एक तरह से आपकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। अब ये आप किस किस क्लास के पार्ट बने? मिडिल क्लास के। और ये किस सब की वजह से हुआ? कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। तो वेबर के हिसाब से मिडिल क्लास इज अ मतलब पॉजिटिव चीज़ है, मतलब फ़ायदे की चीज़ है। ये एम्फेसाइज स्टेटस एंड लाइफ चांसेस, मेकिंग मिडिल क्लास एज अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, तो वही जो उनकी थी ना, स्टेटस एंड लाइफ चांसेस वाली चीज़। लाइफ चांसेस वही होते हैं कि जो होता है ना, जो चीज़ें जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक्स्ट्रा मतलब ये सब चीज़ें, इनको इनका एक्सेस आपके पास कितना है। ठीक है, मेकिंग मिडिल क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। And IT engineer with professional qualification enjoy higher prestige and income than a factory worker despite not owing means of production। ठीक है, तो आईटी जो इंजीनियर है, वो उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसकी क्या है, इज्जत ज़्यादा है समाज में, उसका स्टेटस ज़्यादा है, या थोड़े और अपना हिंदी के शब्द में बोले तो उसकी औकात ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन कोई फैक्ट्री वर्कर है, उसका उतनी वैल्यू नहीं होती समाज में। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशंस की वजह से, और वो मिडिल क्लास का पार्ट नहीं है इस वजह से। दोनों ही कोई अपर मिडिल मतलब अपर क्लास नहीं है, ना ही फैक्ट्री वर्कर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, ना कि आईटी इंजीनियर, लेकिन फिर भी दोनों एम्प्लॉय हैं, फिर भी आईटी इंजीनियर की जो सोशल प्रेस्टीज है वो ज़्यादा है। फंक्शनलिस्ट कॉन्सेप्टलाइज द मिडिल क्लास इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑक्यूपेशनल रिवार्ड्स फॉर स्पेशलाइज स्किल्स। ठीक है, मतलब क्या है डिफरेंशियल ऑक्यूपेशनल रिवार्ड्स, मतलब क्या है इतनी बड़ी बात का कि अलग, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा, और रिवॉर्ड्स तो आपके अलग अलग काम धंधे हैं आपके स्किल के बेसिस पे। मतलब आप लीजिए पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशनल रिवार्ड है बहुत ज़्यादा है भाई। एक तो पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं डॉक्टर, पे समाज में स्टेटस भी बहुत ज़्यादा होता है। आप मान लीजिए किसी बैंक में क्लर्क बने पढ़ लिख के, तो ठीक है, लोअर क्लास है तो बेटर है, बट डॉक्टर के बराबर तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, डिफरेंशियल ऑक्यूपेशनल रिवॉर्ड्स, हर ऑक्यूपेशन के अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं बेस्ड ऑन स्पेशलाइज स्किल्स। भाई अब क्लर्क बनना तो आसान होता है ना, हालांकि आजकल तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मतलब पेपर वेपर काफ़ी होते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने से तो आसान ही है कंपैरेटिवली बात करें तो इसलिए जितना ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल होगा उतने ही ज़्यादा ऑक्यूपेशनल रिवॉर्ड्स होंगे, और ये क्या है, मिडिल क्लास में होता है। और इसलिए कहते हैं मिडिल क्लास क्या है, मेरिट बेस्ड है। द मिडिल क्लास रिप्रेजेंट्स अ मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। ठीक है, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्व एज प्राइमरी बेसिस फॉर मिडिल क्लास फॉर्मेशन। एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसलिए जैसे हम बात करते हैं सोशल वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ मिडिल क्लास की वैल्यूज़ क्या हैं, दे प्रायोरिटाइज एजुकेशन। मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कम पैसे भी कमाता है, वो चाहेगा उसका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, क्योंकि उसको पता है शिक्षा से ही मतलब काफ़ी सोशल या अपवर्ड मोबिलिटी मिल सकती है। तो अच्छी एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सब एक वैल्यूज़ हैं मिडिल क्लास की। अपर क्लास के लोग इतना एजुकेशन को वैल्यू नहीं करते। अपर क्लास के लोग किसको करते हैं, बिजनेस को। भाई काम धंधा करो, पैसा बनाओ।
एजुकेशन की इतनी वैल्यू कहाँ पे है? मिडिल क्लास में ही है। लोअर क्लास एक एस्पिरेशनल क्लास है, इसलिए वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास क्या रिसोर्सेज नहीं होते इतने एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को, तो फिर वो बेचारे नहीं कर पाते। दिस पर्सपेक्टिव व्यूज मिडिल क्लास एज असेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। ठीक है, अब मार्क्स और राइट की बात कर लेते हैं। मार्क्स आर्ग्यूड इन थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू दैट मिडिल क्लास एक्सपेंड्स विद कैपिटलिज्म टू कंज्यूम सरप्लस एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या है? मिडिल क्लास एक्सपेंड्स विद कैपिटलिज्म टू कंज्यूम सरप्लस, मतलब क्या इस बात का? भाई कैपिटलिज्म में क्या होता है? इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? माल बनाती हैं। अब माल बन तो गया, उससे होगा क्या? प्रॉफिट बनाने के लिए ये सारा काम किया गया। अब प्रॉफिट कब बनेगा? जब माल एक्चुअली बिकेगा, सेल होगा। सेल होगा कब? जब कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो अब क्लासिकली दो लोग होते हैं, बर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। अब ये तो होते हैं मजदूर बेचारे, इनके पास तो खाने को ही इतना, मतलब मजदूरी करते हैं तो इतना ही पैसा होता है, बस जो कमाया वो खा लिया। बर्जुआ होते हैं पैसे वाले, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो जब ये जो कैपिटलिज्म का जो सारा जो माल है, बेसिकली जो प्रोडक्शन है, इसका कंज्यूम कौन करेगा? इसकी कंज्यूमर क्लास कौन होगी? वो होती है मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास इतनी लोअर क्लास की तरह गरीब नहीं होती कि बस खाने के लिए पैसा है। भाई मिडिल क्लास में आप देखिए, उनके घरों में एसी भी होते हैं, वो कार भी चलाते हैं, और मोबाइल फ़ोन भी अच्छे होते हैं। मोबाइल फ़ोन तो क्या आजकल सबके पास ही बड़ा बड़ा गए हैं, लेकिन जैसे और चीज़ें, फ्लैट्स में रहते हैं बढ़िया वो लोग, मिडिल क्लास के लोग। तो सारा वो क्या है? कंज्यूमर कल्चर जो है, कंज्यूमरिज्म, ये डिराइव कौन करता है? मिडिल क्लास डिराइव करती है। अपर क्लास भी करती है, क्योंकि अपर क्लास तो भाई देखो अल्टीमेटली रिच क्लास है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है ना। अंबानी, अडानी जैसे कितने लोग हैं भारत में? चलिए, ये तो बहुत बड़े लोग आप, मतलब आप अपने शहर में देख लीजिए, आपके शहर में जिनके पास कोई मतलब ऐसी है ना, ये कौन सी गाड़ियाँ आती है 1 करोड़ वाली, जो ये ऑडी वगैरह होती हैं, बेसिकली जो पैसे वाले सेठ टाइप लोग होते हैं, कितने हैं? बहुत कम होंगे। ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन फिर भी उनकी क्या परसेंटेज बहुत कम होती है। तो असली जो कंज्यूमर होते हैं कैपिटलिज्म के, वो कौन होती है? वो मिडिल क्लास होती है। ठीक है, तो मिडिल क्लास एक्सपेंड विद कैपिटलिज्म टू कंज्यूम सरप्लस एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे जैसे कैपिटलिज्म से प्रोडक्शन बढ़ती है, तो मिडिल क्लास भी बढ़ती है, जिससे कि वो जो सरप्लस है उसको कंज्यूम कर सके। और ये इतना बढ़िया रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है कि कैपिटलिज्म की वजह से ही मिडिल क्लास बनती है, और फिर मिडिल क्लास की वजह से ही कैपिटलिज्म सस्टेन्ड रहता है। मिडिल क्लास और ये आपका कैपिटलिज्म, मिडिल क्लास की वजह से ही कैपिटलिज्म सस्टेन रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास ही कंज्यूम करती है, और कैपिटलिज्म से ही मिडिल क्लास बनती है। द मिडिल क्लास एक्ट एज अ रोड ब्लॉक टू प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन बिकॉज इट बेनिफिट्स मैटेरियली फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो मिडिल क्लास क्या करती है? एक्ट एज अ रोड ब्लॉक टू प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, मतलब कि जो ये मजदूर होते हैं, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट्स हैं अपने, तो ये तो हो गए मालिक लोग, ये हो गए मजदूर लोग। अब मजदूर लोग क्रांति ना कर दें, इसको कौन रोकती है? मिडिल क्लास, क्योंकि बर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में आ जाती है एक मिडिल क्लास। तो ये इनको मारने जाएंगे तो बीच में ये आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसा कोई बचा लेते हैं, लेकिन क्या है, हम जैसे आइडियोलॉजिकली बात करें, आइडियोलॉजिकली बात यह है कि मिडिल क्लास क्या है? एक एस्पिरेशनल क्लास है, किसके लिए? लोअर क्लासेस के लिए। तो जैसे प्रोलेटेरिएट मजदूर हैं, तो जब वो मिडिल क्लास को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार देखो, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इनका जीवन अच्छा हो गया, ये बढ़िया फ्लैट में रहते हैं, घर में एसी है, गाड़ी वाड़ी है, सब बढ़िया, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए हम मजदूर बन गए, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी मिडिल क्लास बन जाएंगे। तो इसलिए रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्या है? जो मार्क्स चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए, उसकी ज़रूरत क्या है? आप पढ़ लिख के मिडिल क्लास ही बन जाओ ना। तो इसलिए मिडिल क्लास एक्ट एज अ रोड ब्लॉक टू प्रिवेलेट रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकली बेसिस पे। ऐसा कोई फिजिकली मिडिल क्लास कोई रोकती नहीं है गरीबों को कि आप क्रांति मत करिए, लेकिन मिडिल क्लास क्या बन जाती है? एक एस्पिरेशनल क्लास फॉर इनके लिए, गरीब मतलब लोअर क्लास के लोगों के लिए। तो मार्क्स सॉ मिडिल क्लास एज सर्विंग कैपिटलिज्म्स नीड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड प्रिवेंट क्लास कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कैपिटलिज्म चलता रहे, क्लास कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ये फंक्शंस हैं मिडिल क्लास के, मार्क्स के अकॉर्डिंग। Eric Olin Wright proposed that middle class is a deliberate creation of the ruling class to share surplus and legitimize capitalism। ठीक है, तो वही जैसे हमने दोनों बातें करी, पहली बात क्या है? क्रिएशन ऑफ रूलिंग क्लास टू शेयर सरप्लस,
तो शेयर सरप्लस में वही बात देखी थी ना कि भाई कैपिटलिज्म में इतना सारा माल बनेगा, उसको उसको मतलब कंज्यूम कौन करेगा? भाई बर्जुआ जो मालिक लोग हैं वो तो बहुत ही कम है, और प्रोलेटेरिएट का पैसा नहीं है। तो ये इतना जो माल, मतलब मान लीजिए गाड़ियाँ बन रही, इतनी फैक्ट्रियों में ये एसी बन रहे हैं, क्या क्या और चीज़ें बन रही हैं, इनको इनको खरीदेगा कौन? तो उनको खरीदने के लिए एक बीच की क्लास चाहिए, इन दोनों के बीच में एक क्लास होनी चाहिए, एमसी क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास। तो एक तो वो क्या करती है, रूलिंग क्लास अपना मतलब सरप्लस शेयर करती है, जो भी एक्स्ट्रा मतलब वो बेसिकली कैपिटलिज्म को सस्टेन ही मिडिल क्लास करवाती है। दूसरा लेजिटिमाइजेस कैपिटलिज्म, मतलब कि कैपिटलिज्म को सही ठहराती है कि रेवोल्यूशन ना हो जाए, क्योंकि एक एस्पिरेशंस आती है लोअर क्लास के अंदर कि आपका जीवन भी बेहतर हो सकता है अगर आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके ये इस तरह की नौकरियां ले लें, डॉक्टर बन जाइए, आईटी इंजीनियर बन जाइए। द पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन क्रिएटेड अ कंज्यूमरिस्ट मिडिल क्लास दैट बिकेम बिगेस्ट मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स इन इंडिया। ठीक है, तो 91 लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी खुल गई हमारी, एलपीजी रिफॉर्म्स आए। पहले क्या था, नौकरियां सिर्फ कहाँ होती थी, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम नौकरियां होती थी तो सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती थी। तो इन रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी खुली तो प्राइवेट कंपनियां बनने लगी, विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आके काम करने लगी, तो प्राइवेट नौकरियों का चलन बढ़ गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि लोगों की सैलरीज काफ़ी बढ़ी, तो इसलिए फिर क्या है, मिडिल क्लास के अंदर एक कंज्यूमर कल्चर आया कि हमें भी और मतलब थोड़ा अपग्रेड करना है अपनी लाइफस्टाइल को। पहले मिडिल क्लास भी बहुत ही ऑस्टर जीवन जीती, मतलब सादगी का सिंपल जीवन जीती थी। दिस कंज्यूमर ओरिएंटेशन म्यूटेड रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल अमॉन्ग मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो वही बात है, इस कंज्यूमर ओरिएंटेशन ने, अब वो रेवोल्यूशन वगैरह सब भूल गए मिडिल क्लास के लोग। भाई आप सोच रहे हैं कि यार अगले साल पैसा बचा के मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँ, तो आप गाड़ी खरीदने पे ध्यान है आपका, क्रांति की बात कहाँ करेंगे? क्रांति की बात तो मार्क्स की बात ही खत्म हो गई। अब तो बात है कंज्यूमरिज्म की, सबको चाहिए पैसा, चाहिए पैसे से क्या, लग्जरी चाहिए। द मिडिल क्लास सर्व्स द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी थ्रू मटेरियल सेटिस्फैक्शन एंड कोऑप्शन। ठीक है, तो वही सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है मिडिल क्लास, मटेरियल सेटिस्फैक्शन की मतलब चीज़ें खरीद रहे हैं हम भी। अब कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बेंडिंग्स एंड लिपसेट डेमोस्ट्रेटेड थ्रू मल्टी कंट्री स्टडीज दैट कैपिटलिज्म जनरेट्स अपवर्ड मोबिलिटी स्ट्रेंथनिंग द मिडिल क्लास। ठीक है, तो वही इनके विचार हैं, नाम याद रखिए और इन्होंने जो कहा वो याद रखिए। तो वही है कि कैपिटलिज्म जनरेट्स अपवर्ड मोबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोअर क्लास के लोग एमसी क्लास बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। भाई लोअर क्लास का कोई बंदा है, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो मिडिल क्लास में आ गया, तो उसकी क्या हो गई, अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। Galthrop and Lockwood's affluent worker thesis showed that sections of working class acquired middle class lifestyle in Britain। ठीक है, तो वही सेक्शन ऑफ वर्किंग क्लास भी बेसिकली क्या है, वही लोअर क्लास ही है आपकी। वर्किंग क्लास मतलब क्या, मजदूर जो हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स। PSU employees in 1970s India enjoyed security, pension, middle class lifestyle despite being salaried workers। ठीक है, Ralph Dahrendorf argued that middle class occupies a structurally ambivalent position divided between रूलिंग अथॉरिटी एंड प्रोलेटेरियन सिचुएशन। एम्बिवेलेंट मतलब क्या है कि क्लियर नहीं है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहीं भी हो सकती है, क्लियरिटी नहीं है। मतलब क्या कि ये इस तरफ है अपर क्लास, इस तरफ है लोअर क्लास, बीच में है हमारी एमसी क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों ही तरह के मतलब वो दिखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक मिडिल क्लास में। कुछ अपर क्लास वाला कंज्यूमरिज्म भी है, लोअर क्लास वाली इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि यार कल को जॉब चला गया तो क्या होगा, बेटी की शादी करनी है उसके लिए एफडी करा के रखो, चिंताएं भी हैं, और एक तरह सा जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल जो अपर क्लास जीती है वो भी है। तो मिडिल क्लास में मतलब एक एम्बिवेलेंट पोजीशन है, डिवाइडेड बिटवीन रूलिंग अथॉरिटी मतलब कि अपर क्लास पैसे वाले लोग, एंड प्रोलेटेरियन मतलब कि मजदूर लोग। He proposed multiple interpretations, middle class as extension of capitalist class and extension of working class or as a divided entity। तो मतलब वही इन्होंने कहा कि भाई या तो हम इनको एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल क्लास कह सकते हैं, भाई दो क्लास मान लेते हैं हम, बर्जुआ, मार्क्स वाली जो बातें कर रहे हैं, बर्जुआ मतलब कौन हो गए, ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि मालिक लोग, पैसे वाले लोग। दूसरे हो गए प्रोलेटेरिएट, मजदूर लोग जिनके पास सिर्फ अपनी लेबर है बेचने के लिए। बीच में आ गई हमारी मिडिल क्लास। ठीक है, अब इस मिडिल क्लास को आप इस बर्जुआ या पैसे वाले लोगों का एक्सटेंशन मान सकते हैं, ठीक है, या फिर इनका एक एक्सटेंशन मान सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है, तो दोनों की कुछ कुछ क्वालिटीज़ मिडिल क्लास में आपको मिल जाएंगी। एंथनी गिडिन प्रपोज अ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, अपर क्लास ओनरशिप, मिडिल क्लास क्वालिफिकेशन, वर्किंग एज मैनुअल लेबर। तो वही थ्री फोल्ड क्वालिफिकेशन दिया एंथनी गिडिन्स ने। अब ये थ्री फोल्ड बेसिकली मार्क्स वाला ये, इसमें बस बीच वाला फोल्ड इन्होंने जोड़ दिया। तो पहला तो हो गया बर्जुआ, तो ये हो गया ओनरशिप, ये होता है ना ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बर्जुआ मार्क्स के हिसाब से।
दूसरे हो गए प्रोलेटेरिएट, ये कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ देयर मैनुअल लेबर, मजदूर लोग। बीच में आ गई मिडिल क्लास। अब इनके पास क्या होता है? इनके पास मतलब ये क्या इनके पास ऐसी चीज़ है? इनके पास तो लेबर हो गई, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके पास होती है इनकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्रियाँ। भाई आईटी की नौकरी करनी है तो आपको वो करना पड़ेगा ना, बीटेक वगैरह इन आईटी, या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, आईएएस बनना है तो यूपीएससी देना पड़ेगा। तो ये क्वालिफिकेशंस जो हैं ये मिडिल क्लास बनाती हैं। बिना किसी पढ़ाई लिखाई के मिडिल क्लास आप बनना मुश्किल है, ठीक है? इसलिए एजुकेशन, पहले ही बात की थी ना, इज़ अ मतलब बहुत ही प्राइमरी वैल्यू है किसकी? मिडिल क्लास की। इन इंडिया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स रिप्रेजेंट द मिडिल क्लास वाइल इंडस्ट्रियल्स कंस्टिट्यूट द अपर क्लास, ठीक है? अब दीपांकर गुप्ता क्या कहते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस है। गुप्ता चैलेंज द होमोजीनियस व्यू ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, आर्ग्यूइंग इट इज इंटरनली फ्रैगमेंटेड एंड लैक्स क्लास कॉन्शियसनेस ड्यू टू कास्ट एंड रीजनल डिविजन्स। तो वो कह रहे हैं कि सारी मिडिल क्लास एक ही नहीं है। कि आप जैसे आपने 3 क्लासेस बना ली मोटी मोटी, ये अपर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास, तो उनके हिसाब से पूरा एक नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे मतलब लोग बटे हुए हैं। पहली बात तो इसमें भी 2 बात है ना, एक तो आपने सुना होगा अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ये 3 वो होते हैं। भाई जैसे आपने सरकारी नौकरी मिल गया, आप बने बैंक में क्लर्क, तो क्लर्क तो क्या आएगा? लोअर मिडिल क्लास में आएगा आज की जो डेफिनेशन है। आप मान लीजिए बैंक पीओ बन गए तो आप आएंगे किस में? मिडिल क्लास में। और आप बने आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर तो आप आएंगे अपर मिडिल क्लास में। तो ये फर्दर डिविजन्स या फ्रेगमेंटेशन आप मान सकते हैं। दूसरा कास्ट बेसिस पे भी बहुत जगह होता है, रीजनल डिविजन्स होते हैं, मतलब कोई आप यूपी के हैं, कोई महाराष्ट्र का है, तो मतलब बहुत और भी मतलब कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि देखिए इंडिया है, डिवीजन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कास्ट ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा हर जगह आपको मिल जाती है इंडिया में। Gupta's mistaken modernity thesis. He argued that Indian middle class mimics Western modernity without understanding its structural foundation, leading to superficial modernization. कि वो मतलब कि है कि जो वेस्टर्न कल्चर है मॉडर्निटी का, तो इंडियन मिडिल क्लास उसको मिमिक करती है, मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश करती है। फिल्मों में दिखाते हैं अरे बड़े वो हाई फाई लोग हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और मतलब उनको, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, तो लीडिंग टू सुपरफिशियल मॉडर्नाइजेशन, कि जैसा वो करते हैं वैसा ही हम करेंगे। तो जैसे हमने संस्कृताइजेशन वर्ड पहले देखा था ना, संस्कृताइजेशन, तो ये सब कुछ उस मतलब उस सब कुछ समथिंग लाइक दैट ही है। संस्कृताइजेशन में लोअर क्लास अडॉप्ट मीन्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ अपर क्लास, ठीक है, जिससे कि उनका सोशल हायरार्की में थोड़ा ऊपर आ जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिडिल क्लास जो इंडिया की है, दे आर अडॉप्टिंग लाइफस्टाइल्स ऑफ मिडिल क्लास ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, जिससे कि उनको थोड़ा वो मतलब उनको दुनिया को लगे वो और मॉडर्न है उस तरह से, सुपरफिशियल मॉडर्नाइजेशन। Leela Fernandez on New Middle Class. Fernandez analyzed how post-liberalization and middle class uses consumption and spatial practices to distinguish itself from poor and working class. मतलब कि मिडिल क्लास क्या है? कंजम्पशन पैटर्न्स, कि वो जैसे होता है ना कि भाई हम तो ये वाला ब्रांडेड जैसे चीज़ होती है, कि भाई हम तो ये ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, ये वाला जो होता है ना, कौन महंगी ब्रांड्स होती हैं, जैसे आईफोन हो गया, और भी जैसे मान लीजिए कपड़ों में होती है शायद बहुत महंगे, पता नहीं मुझे, तो जो महंगी ब्रांड आती होंगी जिनमें जो भी होता होगा, मतलब तो वो क्या होता है? ब्रांडिंग किस लिए की जाती है? कि टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द लोअर पीपल, लोअर क्लास पीपल, कि यार हम तो थोड़ा ऊपर आते हैं, ठीक है? तो ये तो कंजम्पशन पैटर्न से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। दूसरा स्पार्टियल प्रैक्टिसेस, मतलब कि अपने घर जो हैं वो अलग जगह, जैसे मॉल्स हो गए, गेटेड कम्युनिटीज़ हो गई, तो भाई यहाँ पे वही है ना कि थोड़े मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम पुअर एंड वर्किंग क्लास। Her work on India's new middle class showed how middle class creates exclusive spaces that physically and symbolically separate them from India's poor majority. ठीक है, तो वही बात है कि वो exclusive spaces हो गए, जैसे कि मॉल्स हो गई, गेटेड कम्युनिटीज़ हो गई, जहाँ पे कि गरीब लोग ना आ पाएँ और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ही रहें, तो वो अपने आप को एक तरह से सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं लोअर मिडिल क्लासेस से, सॉरी लोअर क्लासेस से। सतीश देशपांडे's caste class intersection. Deshpande examined how caste continues to influence India's middle class formation despite marriage-based rhetoric, with upper caste maintaining disproportionate representation in professional occupation. तो देशपांडे के हिसाब से क्या है कि अभी भी कास्ट जो है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है। हम मिडिल क्लास को बोलते हैं कि ये मेरिट बेस्ड है, लेकिन प्योर मेरिट बेस्ड नहीं है, अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा एक तरह से एडवांटेजेस मिलती हैं। इसको देखिए काउंटर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि रिजर्वेशंस एक प्राइमरी वो है,
तो रिजर्वेशंस की वजह से लोअर कास्ट के लोग भी आईएएस डॉक्टर वगैरह बन पाते हैं, तो उनका अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। He demonstrated how the discourse of merit often marks inherited advantage of upper caste families in accessing quality education and professional networks। ठीक है, तो वही बात है कि अपर क्लास के जो लोग हैं उनको क्या है, अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको क्या है, फेयर अनफेयर एडवांटेजेस मिल जाती हैं, बिकॉज वो दे ऑलरेडी बिलोंग टू मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, और दे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, कोचिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। सो मतलब क्या है ना, फिर वो अच्छे जॉब ले पाते हैं। लेकिन कोई मान लीजिए समवन इज़ फ्रॉम लोअर क्लास, सॉरी लोअर कास्ट, तो उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो वो फिर वो उतने अच्छे स्कूलों में कोचिंगों में नहीं जा पाएंगे। दे मे हैव और मे नॉट हैव टैलेंट, मतलब उनके पास अगर टैलेंट है भी तो भी टैलेंट का क्या फ़ायदा जब आपके पास कोचिंग जाने का ही पैसा नहीं है। तो इसलिए अपर कास्ट हैव अनफेयर एडवांटेज। ठीक है। कॉलोनियल ओरिजिन्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, बीबी मिश्रा के हिसाब से, द इंडियन मिडिल क्लास इमर्ज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल थ्रू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन सिस्टम, नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोन। ठीक है, तो ये तो सही बात है, क्योंकि ब्रिटिश रूल में हमने देखा था ना क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लोग यूरोप में हो चुका था, तो यूरोप से लेके आए थे, तो यूरोप में भी मिडिल क्लास बनी, इंडिया में भी मिडिल क्लास बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल सिस्टम्स, तो ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का अकेला रोल नहीं था। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल सिस्टम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये है कि भाई अंग्रेज़ों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस चाहिए थे, क्योंकि इतने सारे अंग्रेज़ कहाँ से लेके आएंगे, तो इन्होंने कहा यहीं के लोगों को पढ़ा दो लिखा दो और इनको जैसे क्लर्क वगैरह बना दो। भाई इंडियन रेलवेज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने अंग्रेज लेके आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, इनके बने मतलब अंग्रेज़ों के एम्प्लॉयज़ बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, सरकारी नौकरी की शुरुआत अंग्रेज़ों के टाइम से ही हो गई थी। अभी सरकारी नौकरियाँ रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, जो भी अंग्रेज़ों ने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए थे उनमें होती थी। ठीक है, तो खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोन फैक्टर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल सिस्टम भी दे आल्सो डिड प्ले देयर पार्ट। प्री कॉलोनियल इंडिया हैड गिल्ड्स, आर्टिसनल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड नेटवर्क्स, बट सोसाइटी रिमेन्ड कास्ट बाउंड विद लिटिल स्कोप फॉर फ्लूइड क्लास फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल इंडिया में गिल्ड्स थे। गिल्ड्स क्या होते हैं? ये भी सब ट्रेडिंग कम्युनिटी के वो होते हैं, मार्केट टाइप होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को मतलब ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे आप मतलब वो एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स वगैरह, जैसे आजकल ट्रैवलर्स चेक्स वगैरह होते हैं ना, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। आर्टिसनल इंडस्ट्रीज़, आर्टिसनल वही मतलब जैसे पॉटरी वगैरह करना, ये सब काम, ट्रेड नेटवर्क्स, बट सोसाइटी रिमेंड कास्ट बाउंड विद लिटिल लोड। लेकिन क्या है, सोसाइटी क्या थी? कास्ट बाउंड थी, तो ये सब काम भी एक पर्टिकुलर कास्ट, जैसे वर्ण सिस्टम होता है तो उसमें वैश्य जो वर्ण होता है, दे आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज ट्रेडर्स, और व्यापारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हर कास्ट को अलाउड नहीं था, तो इसलिए फ्लूइड क्लास फॉर्मेशन मतलब नहीं थी। द colonial middle class consisted of educated professionals, lawyers, teachers, doctors, commercial sections, merchants, bank executive, and land-based groups, peasant proprietors and rentiers। ठीक है, तो ये थी कॉलोनियल मिडिल क्लास। इसमें जैसे लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दे ऑल वर ब्रिटिश एम्प्लॉयज़। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडियन स्टेट, उसके ये एम्प्लॉयज़ थे। मर्चेंट्स हो गए, बैंक एग्जीक्यूटिव्स हो गए, पीजेंट प्रोप्राइटर्स एंड रेंटियर्स। दिस क्लास फंक्शनड एज इंटरमीडियरीज एंड ट्रांसलेटर्स, एक्टिंग एज क्रूशियल लिंक्स बिटवीन ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने जैसे बात की थी ना, ब्रिटिशर्स को कोई मज़ा नहीं आ रहा था इंडियंस को, कोई अरे इनको थोड़ा पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, कुछ भला कर देते हैं। दे नीडेड देम द इंडियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वही ना कि कितने अंग्रेज वहाँ से लेके आएंगे। और दूसरा इंटरमीडियरीज, मतलब कि ब्रिटिश तो अंग्रेजी बोलते थे ना, वो जैसे बोलते हैं वैसी अंग्रेजी जो होती है, और वो कुछ कुछ ऑफिसर्स तो हिंदी सीख जाते थे, मतलब लोकल लैंग्वेज, लेकिन और दूसरी बात है, हिंदी से क्या होगा? देखिए अंग्रेज़ों को तो पूरे भारत में रूल करना है, तमिलनाडु में भी करना है, तो वहाँ पे फिर तमिल सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए वो लोकल लोगों को मतलब ट्रेन करना चाहते थे, उनको पढ़ा लिखा के उन्होंने सर्विसेज में लेके आए। बिकॉज जो अब जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क बन गया इंडियन रेलवेज़ में, और रेलवे की पटरियाँ बिछ रही हैं, तो वो जो क्लर्क है वो ट्रांसलेट कर सकता है ब्रिटिश ऑफिसर्स और मतलब लोकल पॉपुलेशन के बीच में कोई बात करनी है तो एक ब्रिज बन गए ब्रिटिशर्स के बीच में, और जो लोकल मतलब अनपढ़ भारतीय हैं हम लोग, जैसे मतलब हम तो अब तो अनपढ़ नहीं रहे, मतलब उस टाइम जो थे, ठीक है, उनके बीच में जो मिडिल क्लास है, एक ब्रिज का जिन्होंने काम किया, इंटरमीडियरीज। It was dominated by educationally forward caste like Brahmins, Kayast and Baniyas, but displayed less rigid caste practice in public space। ठीक है, तो वही डोमिनेशन किसका था? अपर कास्ट का था, यूसीज का। लोअर कास्ट को तो देखिए वही बात है, आज़ादी के बाद ही जब रिजर्वेशन आए तभी थोड़ा सरकारी नौकरियों में वो मिला रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज
मतलब जिनको भाई लोअर कास्ट को तो स्कूल में नहीं जाने दे तो वो कहाँ से सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण्स हो गई, कायस्थ हो गए, बनियास हो गए, ठीक है। अनलाइक यूरोप्स इंडिपेंडेंट बर्जुआ, इंडियाज मिडिल क्लास डेवलप्ड अंडर फॉरेन रूल एंड इनिशियली फैसिलिटेटेड ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो यूरोपियन मिडिल क्लास थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ बर्जुआ थी, कि मतलब जो बीच ये जो बर्जुआ हो गए और ये प्रोलेटेरिएट हो गए, यहाँ बनी बीच में मिडिल क्लास। ये इस मिडिल क्लास को इस पे इन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, बल्कि मिडिल क्लास का किससे लेना देना था? कैपिटलिज्म से। हालांकि वो बात अलग है, कैपिटलिज्म बनाया इन्हीं का गया था, दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट मिडिल क्लास का सारा किस पे था? दामोदर मतलब जो भी था वो कैपिटलिज्म पे था। मिडिल क्लास की वजह से कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म की वजह से मिडिल क्लास थी। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास थी जो वो अंग्रेज़ों पे डिपेंडेंट थी, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थी। क्यों? जैसे हमने बात की ना, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और ये जो एजुकेशन, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा था? ब्रिटिशर्स ही तो प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो इंडियन मिडिल क्लास मतलब कैसे बनती फिर? एंड इनिशियली फैसिलिटेड ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उनके काम आती थी इंडियन मिडिल क्लास, ब्रिटिश कॉमर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के। द कॉलोनियल मिडिल क्लास वॉज अर्बन ओरिएंटेड एंड कंसंट्रेटेड इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। ठीक है, तो जो ये मिडिल क्लास थी इंडिया की, वो अर्बन ओरिएंटेड थी। जाहिर सी बात है भाई, इस तरह की जो सरकारी नौकरियां होंगी वो बड़े शहरों में ही होंगी, गाँव में तो होंगी नहीं। अंग्रेजों आज भी गाँव में कुछ नहीं होता। आजकल तो हालांकि ट्रांसफर हो जाते होंगे शायद, जैसे बैंक की ब्रांचेस होती हैं कई बार गाँव में। लेकिन अंग्रेजों के टाइम जो मेजर सिटीज़ थी लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली, और भी जैसे और होगी, तो वहीं पे ही सारी सरकारी अंग्रेज़ों के दफ्तर वगैरह होते थे, उन्हीं पे ही लोग इंडियंस भी काम करते थे, क्लर्क वगैरह होते थे। तो इसलिए सारा कंसंट्रेशन अर्बन एरियाज़ में ही होता था इंडियन मिडिल क्लास का। पोस्ट इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन एंड नेशनल बिल्डिंग रोल। द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड वर विटनेस्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मिडिल क्लास ऑक्यूपेशंस विद सिग्निफिकेंट पब्लिक सेक्टर ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ? मिडिल क्लास की जो ऑक्यूपेशन है वो डाइवर्सिफाई हुई, क्योंकि जैसे हमने देखा ना कि अंग्रेज़ों के टाइम फिर सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही मिडिल क्लास होती थी। मिडिल क्लास सरकारी नौकरियों की वजह से बनती थी। थोड़े बहुत हो सकते थे जैसे लॉयर्स हो गए, इंडिपेंडेंट कुछ अलग, बाकी मेजॉरिटी पार्ट जो था वो सरकारी नौकरी के साथ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। लेकिन जब आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो थोड़ा-थोड़ा क्या है, प्राइवेट नौकरियाँ में भी लोग आने लगे, उससे भी मिडिल क्लास बनी, या फिर खुद की प्रैक्टिस करके, जैसे कोई सीए बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मिडिल क्लास एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। ठीक है, तो एजुकेशन वगैरह बनी तो और डाइवर्सिफिकेशन हुआ और नए-नए जैसे जॉब्स वगैरह आए। पहले तो सिर्फ देखा ना सरकारी नौकरी थी, उसके बाद जैसे आप और कोर्स, सीए मतलब मान लीजिए कोर्स आ गया, और कुछ कर मतलब और पढ़ाई-लिखाई करके आप नए-नए अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज इमर्ज एज अल्टरनेटिव पाथ टू मिडिल क्लास स्टेटस एंड वेल्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो खुद का व्यापार करना भी एक मिडिल क्लास के लिए एक ऑप्शन बना। जैसे कि मान लीजिए ये नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस बनाई, तो ये भी मिडिल क्लास से आते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अपर क्लास के मालिक मतलब मालिक हैं, तो अब बिलियनियर हैं। द मिडिल क्लास प्लेड अ क्रूशियल नेशनल बिल्डिंग रोल, सबॉर्डिनेटिंग मटेरियल एस्पिरेशन टू एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द न्यू नेशन। ठीक है, तो मतलब सबॉर्डिनेटिंग मटेरियल एस्पिरेशन टू एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जब आज़ादी के बाद 50s में, 60s में देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो लोगों के अंदर जोश था। क्या था? कि हम नए वक्त में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, मतलब कि देश अच्छा बनाएंगे। तो क्या था, मटेरियल एस्पिरेशंस को मिडिल क्लास ने साइड में रखा और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई। तो उस टाइम क्या है, ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। तो आजकल तो देखें, जैसे आप अखबारों में खबर पढ़ते हैं ना, कोई सरकारी अफसर भाई इतनी रिश्वत लेते पकड़ा गया, मतलब ब्राइबरी बहुत कॉमन है आजकल, रिश्वतखोरी, ईमानदारी उतनी है नहीं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लोग ईमानदार होते थे, क्योंकि नया देश बना, लोगों के अंदर उत्साह था कि देश बनाएंगे। अच्छा, तो मटेरियल एस्पिरेशंस कम थी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। इसलिए बहुत लोग ईमानदार होते थे, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर कोई भी इवन काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल बिल्डिंग की जिम्मेदारी लोगों पे थी भाई, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं तो देश को आगे लेके जाना है। धीरे धीरे फिर क्या डाइल्यूट होते गए, फिर तो मेटरलिज्म आ गया, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, सब कंज्यूमर कल्चर आ गया। आज के ज़माने में तो देखिए कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास है, ये मैटर करता है। नो वन मतलब गिव्स अ मतलब कि किसी को ये परवाह नहीं है कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं। अगर आपके पास वो 1 करोड़ की ऑडी है, तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अब ये क्या है ना, ये तो फिर पूरा क्या कंज्यूमर कल्चर, मतलब कैपिटलिज्म ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया इंडिया को। और दूसरा इसका रीज़न ये भी था उस ज़माने में, क्योंकि इंडिया वाज़ मतलब इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर।
तो यूएसएसआर तो वैसे कम्युनिस्ट था, लेकिन वो सोशलिज्म कम्युनिज्म एक ही मतलब मान सकते हैं। तो सोशलिज्म वाला काम हमें करना था, और दूसरा वेलफेयर स्टेट वाली पॉलिसी भी थी इंडिया के अंदर थोड़ी थोड़ी। Austerity was valorized in the poor country with middle class government servants priding themselves in modest lifestyle and duty over wealth। ठीक है, तो ऑस्टेरिटी मतलब क्या, वही सादगी, बड़ा सिंपल जीवन। तो वही ना, पहले जैसे बोलते थे ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो वो बड़ा बड़ा वो था। और ईमानदार होना, रिश्वत को लेना बड़ा ही वो माना जाता था गलत। तो इसलिए सिंपल लाइफ को बड़ा ही उच्च मतलब ऊंची निगाहों से देखा जाता था। और मिडिल क्लास सर्वेंट थे, अपने आप को गर्व महसूस करते थे अपनी मॉडल मतलब सिंपल लिविंग में। और वेल्थ को अच्छा नहीं माना जाता था, ईमानदारी को ज़्यादा अच्छा माना जाता था। क्यों? क्योंकि नेशनल बिल्डिंग करनी थी। द नेहरूवियन एरा मिडिल क्लास एम्फेसाइज पब्लिक सर्विस, सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल डेवलपमेंट ओवर पर्सनल एनरिचमेंट। ठीक है, नेहरू के जो मतलब नेहरू का एरिया, नेहरू मतलब कब 64 में मरे थे, तो ये आज़ादी के बाद से आप 1964 तक मान लीजिए। तो उस टाइम की जो मिडिल क्लास थी, उनका जो ज़्यादा एम्फेसिस किस पे था, पब्लिक सर्विस पे, सोशल रिफॉर्म लाने पे, नेशनल डेवलपमेंट पे, रेदर देन खुद का पैसा या खुद की जेब भरने के लिए। आजकल तो उल्टा है। दिस पीरियड एस्टेब्लिश द मिडिल क्लास एज कैरियर्स ऑफ मॉडर्न सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में मॉडर्न वैल्यूज़, सेक्युलर वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन लेके आया? इंडियन मिडिल क्लास। Green Revolution and rural middle class formation. The Green Revolution led to the emergence of a distinct rural middle class among land-owning farmers in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh। ठीक है, तो अब तक जो हमने बात की थी सारी मिडिल क्लास कंसंट्रेशन कहाँ था? अर्बन एरियाज में। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होती है? नौकरियां होती हैं, और मिडिल क्लास क्वालिफिकेशन होती है मिडिल क्लास के पास। तो उस क्वालिफिकेशन की वजह से वो नौकरियां लेके पैसा कमा लेते हैं, उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो जाती है। लेकिन दूसरी एक मिडिल क्लास कहाँ डेवलप हुई? रूरल एरियाज़ में। किसके बाद? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? यील्ड जो है, यील्ड मतलब कितनी फसल पैदा हो रही है ज़मीन पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ज़्यादा फसल बढ़ेगी तो ज़्यादा किसान को फ़ायदा होगा, बड़े किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो एक तरह से उन किसानों का भी क्या हुआ? अपवर्ड मोबिलाइजेशन हुआ इन प्लेसेस लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, these rural middle class families benefited significantly from farm mechanization, high yielding varieties and substantial state subsidies। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सब था, फार्म मैकेनाइजेशन मतलब ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना, थ्रेशर वगैरह जो भी मतलब ये फार्मिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करना, हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर दिए जाते हैं जिनसे कि ज़्यादा फसल पैदा होती है। स्टेट भी सरकार सब्सिडी देता है, फिर फर्टिलाइज़र और ये यूरिया वगैरह का यूज़ करके खेती की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन 60-70s में हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? एक अर्बन मिडिल क्लास और डेवलप हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्रिएटेड एडिशनल पाथवे फॉर रूरल मोबिलिटी बियॉन्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो गए, ट्रांसपोर्ट, सड़कें बनी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इनसे भी क्या हुआ? एक रूरल अपवर्ड मोबिलिटी आई एग्रीकल्चर के अलावा। द रूरल मिडिल क्लास डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अर्बन काउंटर पार्ट्स बींग मोर लैंड बेस्ड एंड लोकली पावर ओरिएंटेड। ठीक है, तो अर्बन मिडिल क्लास और दूसरी रूरल मिडिल क्लास, इनमें मतलब फ़र्क में बेसिकली क्या था? ज़्यादा लैंड ओनरशिप का, कि जो रूरल मिडिल क्लास है उनके लिए लैंड ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि गांव में तो देखिए ज़मीन ही सब कुछ होती है जिस पे खेती की जाती है। और अर्बन मिडिल क्लास के लिए उनकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी है, क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास को तो अपनी क्वालिफिकेशन पे ही नौकरी मिलेगी। इसलिए मिडिल क्लास के माँ बाप कहते हैं बच्चों को, बेटा पढ़ ले, कोई कुछ तो पढ़। ठीक है, दिस क्लास ब्रिज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी विद मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी विद मॉडल कमर्शियल फार्मिंग है। मॉडल कमर्शियल फार्मिंग कहाँ से आ गई? ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह का इफेक्ट आ गया इसमें। रूरल मिडिल क्लास बिकेम पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, स्पेशली नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर स्टेट। अब भाई देखिए, पैसा आने से क्या आती है? पावर आती है। पावर आने से क्या आता है? पॉलिटिकली आप थोड़े डोमिनेट हो जाते हैं। तो जो इनका पैसा आया रूरल मिडिल क्लास का, वो थोड़े इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगे, नेता वेता भी बन गए। द सक्सेस ऑफ दिस क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड मिडिल क्लास फॉर्मेशन वाज नॉट लिमिटेड टू अर्बन एजुकेटेड प्रोफेशनल। तो इससे ये थोड़ा और पता पड़ा कि मिडिल क्लास जो है सिर्फ अर्बन एरिया, शहरों तक ही सीमित नहीं है, गाँव में भी है। बेसिकली मिडिल क्लास का मतलब कि जहाँ भी आदमी थोड़ा पैसा कमाने लग गया, वो मिडिल क्लास बन गई। अब वो पैसा अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कमाओ या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन या खेती करके कमाओ। Post liberalization economic transformation 1991 onwards. The 1990s economic liberalization was a watershed movement that fundamentally transformed the character of Indian middle class. एलपीजी रिफॉर्म्स जो ये हमारे आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी हमारी खुल गई, ओपन हो गई। पहले जो लाइसेंस राज था वो ख़त्म कर दिया गया,
बाहर की कंपनियों को अलाउ कर दिया गया कि आप आइए और यहाँ पे बिजनेस करिए। द IT एंड सर्विस सेक्टर बूम क्रिएटेड अ न्यू सैलरीड मिडिल क्लास एंड टेक्नोलॉजी हब्स एंड फाइनेंशियल सेंटर्स। ठीक है, तो 1990s में ये हुआ और साथ ही साथ फिर क्या हुआ, IT रेवोल्यूशन भी शुरू हो गई। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट जॉब्स जो है ना ये बहुत बढ़ गई इंडिया में। अब पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब्स ही होती थी तो क्या सबको नहीं मिल पाती थी और सैलरीज भी बहुत कम थी। तो प्राइवेट जॉब आने से क्या हुआ, एक तो ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलने लगी, प्लस सैलरीज भी प्राइवेट जॉब में ज़्यादा होती हैं, विदेश वगैरह जाने के भी चांसेस होते हैं। तो एकदम से क्या है, काफ़ी सारे लोग जो लोअर क्लास में थे वो मिडिल क्लास में आने लग गए आफ्टर ये जो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एक तो LPG रिफॉर्म्स, दूसरा IT सेक्टर का इंडिया में आना। सिटीज़ लाइक बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद एंड गुड़गांव बिकेम सेंटर्स ऑफ न्यू नॉलेज इकोनॉमी एंड मिडिल क्लास एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे सब IT और फिर अदर सर्विसेज लाइक फाइनेंस सेक्टर ये सब हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टारगेट इंडियन मिडिल क्लास है साइजेबल एंड अट्रैक्टिव कंज्यूमर मार्केट फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमी देखिए, ये प्रेशर किसने किया था, IMF वगैरह ने किया था, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने, कि आप अपनी इकोनॉमी खोलिए, तभी हम आपको कुछ वो देंगे, पैसा देंगे, क्योंकि हमारे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम हो गए थे। तो वो इनका फ़ायदा क्या था इकोनॉमी खुले इंडिया की, तो क्यों, क्योंकि इंडिया की जो मतलब एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या है ना, इंडियन की मिडिल क्लास भी अच्छी खासी थी, तो एक बहुत अच्छा मार्केट था अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज़ के लिए इंडिया में। जैसे अब ये जितनी भी मान लीजिए पेप्सी हो गई, पेप्सी एंड कोका कोला, तो यार बहुत सारा अमेरिकन कंपनीज़, तो जब जैसी मार्केट खुलो उन्होंने पूरा पूरा इंडिया में अच्छी तरह, आज देश का बच्चा बच्चा पेप्सी पीता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, क्योंकि एक साइजेबल एंड अट्रैक्टिव कंज्यूमर मार्केट मिला बाहर की कंपनी को। रूरल एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस अपवर्ड मोबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, स्मॉल बिजनेस, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द लिबरलाइजेशन पीरियड मार्क्ड एज शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लेड डेवलपमेंट टू मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अब ये जो लिबरलाइज LPG रिफॉर्म्स हुए, इसके बाद क्या हुआ, पहले क्या था, डेवलपमेंट था स्टेट लेड डेवलपमेंट, मतलब कि सरकार करती थी, सरकार PSUs बनाती थी, भेल गेल ONGC वगैरह। ऐसा नहीं कि और एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते थे, इन्फोसिस तो पहले ही बनी थी, 80s में बन गई थी, रिलायंस तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन ये बहुत कम होते थे। इसके बाद क्या हुआ ना, आम आदमी भी सोचने लगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसलिए जैसे आजकल ये आप सुनते हैं ना स्टार्टअप वगैरह, पहले इतने स्टार्टअप वगैरह नहीं होते थे, पहले कुछ होता ही नहीं था, बस बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां होती थी, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, इन्फोसिस वगैरह, और ज़्यादातर क्या होता था, स्टेट लेड डेवलपमेंट होता था, PSUs वगैरह। तो ये रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, आम आदमी भी खुद का बिजनेस या खुद की कंपनी बनाने के बारे में सोचने लगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल्थ अक्यूमुलेशन एंड लाइफस्टाइल एनहेंसमेंट अमॉन्ग मिडिल क्लास। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मिडिल क्लास को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत पैसा बनाने की। भाई किसी का स्टार्टअप अच्छा चल गया तो वो बिलियनियर बन गया बैठा बैठा। ठीक है ना, कोई और मतलब 10 तरह के आजकल बिजनेस करते हैं लोग, आप बड़े शहरों में जाके देखिए। ओल्ड वर्सेज न्यू क्लास डिस्टिंक्शन, DL सेठ एंड पवन के वर्मा। The old middle class emerged from colonial mercantilism and was dominated by upper caste who benefited from western education। ठीक है, हमने देख ही लिया ये। तो ये जो पुरानी मिडिल क्लास थी, ये कॉलोनियल मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म वही था कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी। और ज़्यादातर उसमें कौन थे, अपर कास्ट लोग थे, क्योंकि वही पढ़ाई लिखाई का एक्सेस उन्हीं के पास था। और मिडिल क्लास बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है, वो होती है क्वालिफिकेशन, मतलब आपको डिग्री वगैरह जो भी, जिससे जब भी तो नौकरी मिलेंगी। इट वॉज अर्बन सेंट्रिक, तो ओल्ड मिडिल क्लास कैसी थी, अर्बन सेंट्रिक, शहरों में बेस्ड थी, डिपेंडेंट गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में ही, मतलब मेजोरिटी 95% लोग सरकारी नौकरी में होते थे। एंगेज इन ट्रेडिशनल प्रोफेशन लाइक लॉ, टीचिंग एंड मेडिसिन। द ओल्ड मिडिल क्लास एम्फेसाइज्ड ऑस्टेरिटी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने देख लिया सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात थी पहले, एथिकल बड़े ही ईमानदार थे, क्योंकि था नेशनल बिल्डिंग करनी है। पवन के वर्मास द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास इनिशिएटेड डिबेट ऑन डिक्लाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू मेटलिज्म। ठीक है, तो वही धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों को डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि यार आज़ादी को 20-30 साल हो गए, सबको लगा कुछ बदला तो है नहीं अंग्रेज़ों के जाने के बाद, हालात तो उतने ही ख़राब हैं, तो फिर लोगों को लगा यार छोड़ो देश नेशनल बिल्डिंग, अपन क्या करते हैं, अपन ब्राइब्स लेते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, बेसिकली पर्सनल उस पर ध्यान देते हैं कि हम कितना पैसा बना पाएँ। ठीक है, तो एक शिफ्ट आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग भूलने लगे मिडिल क्लास के, और आइडियलिज्म से मेटरलिज्म की तरफ बढ़ने लगे। पहला आइडियलिज्म क्या था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसके बाद मिडिल क्लास का सपना हो गया यार अपन को भी गाड़ी खरीदने का है, बढ़िया गाड़ी, एक बढ़िया घर, AC, घर में AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब हो, क्योंकि देश का तो उनको समझ में आ गया कि कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, तो देर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू मेटरलिज्म, पर्सनल वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया लोगों ने फिर।
द न्यू मिडिल क्लास ग्रू फ्रॉम वाइट कॉलर जॉब्स, PSU, IT, फाइनेंस एंड सर्विस सेक्टर्स आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ मोर डाइवर्स इन कास्ट बैकग्राउंड ड्यू टू अफर्मेटिव एक्शन, डेमोक्राइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड। तो जो न्यू मिडिल क्लास है काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि अफर्मेशन ऑफ एक्शन मतलब कि रिजर्वेशंस, तो रिजर्वेशंस की वजह से लोअर कास्ट के लोगों को भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया सरकारी नौकरियों में, इवन मतलब प्राइवेट नौकरियों में भी, क्योंकि ऐसा प्राइवेट में रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए अच्छी एजुकेशन मिल गई किसी लोअर कास्ट के पर्सन को, वो IIT में उसने BTech कर लिया, तो उसको प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी फिर ईजिली। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब सबके लिए बराबर हो गई, नॉट एक्सक्लूसिव टू अपर कास्ट एंड OBC SC upward mobility. The new middle class abandoned state protectionist austerity for market driven consumerism and embraced global cultural standard. ठीक है, तो नई नई जो मिडिल क्लास है उसने वो अपनी ऑस्टेरिटी थी ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको त्याग दिया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए मार्केट ड्रिवन कंज्यूमरिज्म, बड़ी गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये शिफ्ट आया। रूरल वर्सेस अर्बन मिडिल क्लास डायनामिक्स। योगेंद्र सिंह आर्ग्यूड दैट बोथ रूरल एंड अर्बन मिडिल क्लास आर आइडियोलॉजिकली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली एंटागोनिस्ट इन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो रूरल मिडिल क्लास है और अर्बन मिडिल क्लास है, आइडियोलॉजिकली तो सब सिमिलर ही हैं, क्योंकि दोनों क्या है, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, अपवर्ड मोबिलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। भाई शहर के आदमी का इंटरेस्ट अलग चीज़ों में होगा, फ़ायदा जो है, गांव के आदमी का अलग चीज़ों में फ़ायदा होगा। गांव का आदमी चाहेगा खेती और एग्रीकल्चर के लिए सरकार ज़्यादा काम करे, शहर का आदमी चाहेगा कि प्राइवेट सेक्टर और ये एजुकेशन और ये जो नौकरियाँ इनके लिए ज़्यादा हो। तो क्या, दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, मतलब परस्पर विरोधी, बट उनके आइडियोलॉजी सिमिलर हैं। द रूरल मिडिल क्लास डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर विच हैज़ डिक्लाइंड इन इंपॉर्टेंस पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइल अपर मिडिल क्लास थ्राइव्स इन सर्विस एंड। तो वही है, रूरल मिडिल क्लास तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उसकी थोड़ी वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है, क्योंकि अब उतना मतलब पैसा रहा नहीं है एग्रीकल्चर में, अब सिर्फ बड़े फार्मर्स ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और जो अर्बन मिडिल क्लास है वो तो फिर सर्विस और अपना जॉब वगैरह में ही रहती है। आनंद कुमार डिस्टिंग्विश दैट अर्बन मिडिल क्लास इज मार्केट बाउंड, फोकसिंग ऑन कंजम्पशन, कैरियर मोबिलिटी एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, फोकसिंग मतलब कंजम्पशन पे, ज़्यादा चीज़ें खरीदना, कैरियर ओरिएंटेड है, ग्लोबल इंटीग्रेशन। द रूरल मिडिल क्लास इज पावर बाउंड, एम्फेसाइजिंग कंट्रोल ओवर लैंड, पॉलिटिक्स एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। तो रूरल मिडिल क्लास पावर पे ज़्यादा ध्यान देती है, ज़मीन जितनी ज़्यादा हो, ज़मीन पे कंट्रोल, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है इनका, एंड ट्रेडिशनली अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स जैसे पैट्रियार्की हो गई या कास्ट बेस्ड अथॉरिटी हो गई। जाट फार्मर्स इन हरियाणा रिप्रेजेंट रूरल मिडिल क्लास इंटरेस्ट, वाइल IT प्रोफेशनल बैंगलोर एग्जाम्पलीफाई अर्बन मिडिल क्लास स्पेन। तो ये एग्जाम्पल्स आप दोनों लिख सकते हैं। बोथ ग्रुप रिप्रेजेंट मिडिल क्लास स्टेटस बट हैव कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रक्चरल पोजीशन, इकोनॉमिक बेसिस एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। तो दोनों ही मिडिल क्लास हैं ये, जाट फार्मर्स इन हरियाणा और IT प्रोफेशनल्स इन बैंगलोर, बट देयर स्ट्रक्चरल पोजीशंस, समाज में क्या उनका स्टेटस है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक बेसिस पैसा उनका कहाँ से आ रहा है, पॉलिटिकली वो क्या सोचते हैं, सब अलग अलग है, बट वो दोनों मिडिल क्लास के ही हैं। दिस डिवाइड ऑफन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज, अर्बन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, तो वही सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। भाई शहर के लोगों के अलग इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं सरकार कुछ अलग पॉलिसीज़ बनाए, गांव के लोग चाहते हैं कुछ अलग पॉलिसीज़ बनाए। बेसिकली हर आदमी अपना हित चाहता है। Cultural dimension and consumption revolution. Media representations in TV serials, advertisements and films portray middle class families with modern amenities, apartments and globalized lifestyle. ठीक है, तो अब ये जो मीडिया है ये भी मिडिल क्लास को कैसे दिखाता है, भाई थोड़ा पैसा वैसा है, घर में अच्छे AC वेसी लगे, लग्जरी लाइफस्टाइल बेसिकली जिसको आप कह सकते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वाली। ठीक है, तो इससे क्या है ना, एस्पिरेशंस भी आती हैं लोअर क्लास के लोगों के अंदर कि हमें भी ऐसा जीवन जीना है, जब वो TV में या सीरियल्स में ये सब देखते हैं। तो जैसे हमने एस्पिरेशन क्लास या रेफरेंस ग्रुप की बात की थी, तो एक वो लोअर क्लास के लिए एक रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस फंडामेंटली शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बाजार्स टू शॉपिंग मॉडर्न मॉल्स, ब्रांडेड और स्टोर्स। ठीक है, तो वही पहले जैसे 90s वगैरह में 80s में क्या होता था कि जैसे ट्रेडिशनल बाजार होते थे, भाई चले गए कुछ कपड़े वपड़े खरीद लिए। आजकल क्या होते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मॉल होती हैं। पहले नॉर्मल पहले तो रेडीमेड तो बहुत बड़ी वैसी चीज़ होती थी, रेडीमेड कपड़े बहुत कम लोग लेते थे। आजकल तो रेडीमेड, तो हर चीज़ ही रेडीमेड है, बट रेडीमेड में क्या हो गया है कि ब्रांडेड होना चाहिए। कौन सी बड़ी बड़ी ब्रांड आती हैं, शायद एक सारा आता है और भी बहुत आती है शायद, पता नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब ब्रांडेड मामला हो गया आजकल मिडिल क्लास का। सिंपल वो नहीं रहा कि बस खरीद लिया कुछ भी, मॉडल मॉल्स में जाओ, ब्रांडेड चीज़ें लो। देयर इमर्ज अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पे बड़ा फोकस रहा कि भाई बच्चे, अब देखिए वही जैसे हमने बात की थी ना, मिडिल क्लास के लिए क्या एजुकेशन एक बहुत ही प्राइमरी वैल्यू है,
क्योंकि उनको पता है एजुकेशन से क्या आएगी, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन से क्या मिलेगी, बढ़िया जॉब, और जो बढ़िया जॉब से क्या हो जाएगी, अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो एजुकेशन को तो प्राइमरी रखती है मिडिल क्लास में, कोई बात नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम भी इसी वजह से उसका पार्ट है, प्राइवेट कोचिंग भी उसकी वजह का पार्ट है। द अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल टेस्ट इंक्लूडिंग ब्रांडेड क्लोथिंग, फॉरेन हॉलीडेज, इंटरनेशनल क्रूज एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंजम्पशन। ठीक है, तो वही है कि ग्लोबल टेस्ट है भाई, ब्रांडेड कपड़े हो गए, विदेशों में छुट्टियां मनाना हो गया, ये सब बाहर का विदेशी खाना हो गया, ये नेटफ्लिक्स वगैरह देखना, मतलब ये सब मिडिल क्लास के वो हैं आजकल, मॉडर्न मिडिल क्लास जो है। कंज्यूमरिज्म बिकम द प्राइमरी आइडेंटिटी मार्कर रेदर देन जस्ट एन इकोनॉमिक कैटेगरी फॉर द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म जो है जितना ज़्यादा हो सके कंज्यूम किया जाए, ठीक है, ये मेन चीज़ बन गई। पहली वाली जो चीज़ थी कि इकोनॉमिक कैटेगरी क्या है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका पैसा है ना, जैसे आजकल शो ऑफ करने का ज़माना है ना कि आप कमाते सिर्फ 20,000 रुपये महीना है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद रखा है। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करो। दूसरे को क्या पता आप 20,000 कमाते हैं, आप आईफोन लेके जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे तो पैसे वाला है, फिर आपको ज़्यादा मतलब है ना। The middle class embraced global cultural standards while often distancing itself from local traditions and community practices। ठीक है, तो मिडिल क्लास का एस्पिरेशन, जैसे लोअर क्लास के लिए एस्पिरेशन क्या है, मिडिल क्लास बनना, मिडिल क्लास का एस्पिरेशन क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अमेरिका यूरोप में क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मिडिल क्लास ने अपने आप को लोकल ट्रेडिशन, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल से थोड़ा दूर कर लिया है। मतलब अब शहरों में आप देखेंगे मिडिल क्लास में सिर्फ वो होली दिवाली मनाते हैं, बाकी और जो फेस्टिवल्स होते हैं विलेजेस वगैरह में, छोटे शहरों में, वो सब नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, अमेरिका यूरोप में क्या हो रहा है उसको बराबरी करनी है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड डेमोक्रेटिक रोल, द मिडिल क्लास इज ऑफन मोबिलाइज्ड एज अ क्रूशियल वोट बैंक इन अर्बन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक वोट बैंक भी अच्छा खासा होता है मिडिल क्लास का। हालांकि ज़्यादातर वो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं देते, क्योंकि मिडिल क्लास वोट करने में इतना उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जो छुट्टी मिलती है तो दे गो ऑन अ हॉलीडे, एक छुट्टी मिली है तो कहीं घूमने चलते हैं। इट हैज़ एक्टिवली सपोर्टेड सोशल मूवमेंट्स लाइक इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पार्टिसिपेटेड इन वेरियस फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, टीके ओमैन आइडेंटिफाइड मिडिल क्लास एज अ हार्बिंजर ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन लाइक एनजीओ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड सोशल मूवमेंट। हार्बिंजर मतलब कि जो एक तरह से मतलब एक तरह से सिंबल देता है या सिग्नल करता है चेंज आने वाला है, तो वो मिडिल क्लास करती है। जैसे कि एनजीओज़ वगैरह बनाना, पब्लिक पीआईएल्स दाखिल करना। ठीक है, तो एक चेंज लाने के लिए, साइलेंट रेवोल्यूशन लाने के लिए मिडिल क्लास जिम्मेदार रहती है। अमृता सिंह डिस्क्राइब द मिडिल क्लास एज एक्टिंग लाइक अ पब्लिक थिंक टैंक दैट स्क्रूटाइजेज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लीड्स पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, तो पब्लिक थिंक टैंक है, मतलब बेसिकली समाज की जो कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव थिंकिंग है, उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? मिडिल क्लास। गुरुचरण दास आर्ग्यूड इन अनबाउंड इंडिया अनबाउंड, इनकी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इंडिया अनबाउंड, टाइम मिले तो। और दूसरी किताब है वो इंडिया आफ्टर गांधी। ऐसी कोई कोर्स की नहीं है, लेकिन क्या है ना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया टिल नाउ। टिल मतलब नाउ का मतलब जब ये किताबें लिखी गई थी आज से 10-20 साल पहले, जब तक गई, तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। टाइम हो तो पढ़े, नहीं तो फिर कोई ऐसी ज़रूरी भी नहीं है, इसको पढ़े बिना भी खूब लोग आईएएस बने। ठीक है, तो गुरुचरण दास आर्ग्यूड इन इंडिया अनबाउंड दैट पोस्ट लिबरलाइजेशन मिडिल क्लास इज रिस्क टेकिंग, इनोवेटिव एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो आज़ादी के मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, उसके बाद मिडिल क्लास कैसी हो गई? रिस्क टेकिंग हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप करने लग गई, इनोवेशन आ गया, कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, तो जैसे अभी स्टार्टअप वगैरह बन रहे हैं, ये मतलब नए नए लोग मिडिल क्लास के तो बना रहे हैं ना भाई, जैसे जोमेटो किसने बनाया, मिडिल क्लास का ही बंदा है वो भी। द मिडिल क्लास सर्व्स एज डेमोक्रेटिक वॉचडॉग थ्रू सिविक एंगेजमेंट, मीडिया पार्टिसिपेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी। ठीक है, तो वॉचडॉग मतलब वो देखता रहता है यार कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही, जैसे सिविक एंगेजमेंट, भाई क्या चल रहा है, सड़कें साफ़ सुथरी हैं कि नहीं, है ना, क्या डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। मीडिया पार्टिसिपेशन रहता है मिडिल क्लास का। पॉलिसी एडवोकेसी मतलब सरकार सही कर रही है गलत कर रही है, उसका मतलब पक्ष लेना या विपक्ष में बोलना। However, it also represents narrow urban interests that may conflict with broader democratic egalitarian goals। मतलब it also represent narrow urban interest, मतलब उन मिडिल क्लास को बेसिकली अपने ही इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान रहता है कि हमारा सही चलता रहे, बाकी देश में जो हो रहा है हमें क्या मतलब। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। गाँव के लोग गाँव के बारे में सोचते हैं, शहर के लोग शहर के बारे में सोच रहे हैं। Caste dynamics and social mobility. The colonial middle class was initially dominated by educationally forward caste who had early access to western education। ठीक है, तो जो colonial middle class थी वो
कौन डोमिनेट करता था? अपर क्लासेस, अपर कास्ट। क्यों? एजुकेशन का एक्सेस उन्हीं के पास था, और एजुकेशन से क्वालिफिकेशन आती है, और क्वालिफिकेशन से ही जॉब मिलती है, सरकारी नौकरी, और उससे फिर क्या है, आप मिडिल क्लास के पार्ट बनते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसी एंड एससी अपवर्ड मोबिलिटी इनटू मिडिल क्लास। ठीक है, तो वही बात है, अब रिजर्वेशन से क्या हुआ, ओबीसी एससी एसटी पीपल भी मिडिल क्लास का पार्ट बने, क्योंकि उनको नौकरियों में और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। द राइज ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स इन द आईटी सेक्टर रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग इंक्लूसिवनेस एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो दलित एंटरप्रेन्योर्स भी हैं आईटी सेक्टर में, तो एक तरह से वो भी लोअर कास्ट के लोग भी मतलब पैसा कमा रहे हैं, अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है। ओबीसी प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट जॉब थ्रू रिजर्वेशन हैव चैलेंज्ड अपर कास्ट डोमिनेंस इन मिडिल क्लास ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो वही है, रिजर्वेशन की वजह से ओबीसी या एससी लोगों को भी जॉब मिल रही है, तो अपर कास्ट का जो डोमिनेंस था जॉब में वो थोड़ा कम हो रहा है, और अपर लोअर कास्ट भी अपनी जगह बना रही है। कास्ट आइडेंटिटी बिकम्स लेस रिजिड इन मिडिल क्लास डिस्प्ले दो इट रिमेन सिग्निफिकेंट इन मैरिज एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, तो जॉब और ऑक्यूपेशन में तो कास्ट जो रिजिडिटी है कम हो गई, क्योंकि अब भाई सरकारी रिजर्वेशन है, तो अपर कास्ट भी इसमें कर क्या लेंगे, तो लोअर कास्ट भी अपनी जॉब मतलब बराबरी से जॉब करेंगे, साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के। लेकिन जैसे शादी ब्याह हो गई, या मतलब सोशल मिलना जुलना हो गया, उसमें आज भी कास्ट का वो चलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। द न्यू मिडिल क्लास इज मोर कास्ट डाइवर्स, बट कास्ट कंसिडरेशन स्टिल इन्फ्लुएंस सोशल एंड इकोनॉमिक नेटवर्क्स। ठीक है, तो न्यू मिडिल क्लास क्या है, कास्ट डाइवर्स है, मतलब अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर कास्ट ही डोमिनेट कर रही है, लोअर कास्ट के भी, हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन वही है, सोशल इकोनॉमिक नेटवर्क्स में क्या है, अभी भी कास्ट कंसिडरेशंस हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल सक्सेस इंक्रीजिंगली कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल कास्ट। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, प्रोफेशनल सक्सेस हो गई। ठीक है, तो ये सब मतलब कास्ट स्टेटस से ज़्यादा मतलब मैटर कर रही हैं, तो बेसिकली वो मेरिट ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। रीजनल वेरिएशंस एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, द मिडिल क्लास फॉर्मेशन वेरिड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास थी, मतलब हर रीजन में अलग अलग है, वेरिड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, मतलब कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। Colonial presidency towns, Calcutta, Bombay, Madras became early centers of middle class formation due to administrative and commercial opportunities। ठीक है, तो वही जो हमने देखा ना, वेरिड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट रीजन, मतलब कि जहाँ पे अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अंग्रेज़ों ने शहर बनाए थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो था, ये इतने बड़े शहर नहीं थे जितने आज ये हैं। इनको बड़ा शहर किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया। तो वहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स थे, तो वहाँ पे उनको चाहिए थे लोग काम करने के लिए अपने ब्यूरोक्रेटिक उसमें, तो वहाँ पे फिर मतलब उनको इंडियंस को मतलब रिक्रूट किया गया सरकारी नौकरियों में, तो वहाँ पे बने सेंटर्स बने अर्बन मिडिल क्लास के। तो इसलिए वो जोग्राफिकली वेरी होता है कि हर जगह नहीं मिलेगी आपको मिडिल क्लास पहले, अब तो मिल जाएगी। पोस्ट लिबरलाइजेशन टेक्नोलॉजी हब्स लाइक बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद इमर्जेंस न्यू सेंटर्स ऑफ, ठीक है, देख लिया हमने ऑलरेडी। द आई टी बूम क्रिएटेड जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन स्पेसिफिक अर्बन सेंटर्स विद ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आईटी बूम की वजह से क्या हो गया, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन हो गया, मतलब जैसे पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे लोग, जैसे शहर में क्या हो गया, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया मिडिल क्लास का, क्योंकि नौकरियां सब यहीं पे हैं, तो नौकरी करने लोग यहाँ जाने लगे। डिफरेंट रीजन्स डेवलप डिस्टिंक्ट मिडिल क्लास कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स डेवलप डिस्टिंक्ट मिडिल क्लास कैरेक्टरिस्टिक, तो हर रीजन की मिडिल क्लास के अपने अपने तौर तरीके, अपने कैरेक्टरिस्टिक हुए बेस्ड ऑन लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे कैसी इकोनॉमी है, कहीं पे मान लीजिए माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग बेस्ड है, पुणे बैंगलोर में आईटी का काम हो रहा था उसके बेस्ड है, तो जहाँ पे जैसे हालात हैं उसके हिसाब से मतलब आपको मिडिल क्लास मिल जाएगी। नॉर्दर्न एग्रीकल्चरल स्टेट्स डेवलप स्ट्रॉन्ग रूरल मिडिल क्लास वाइल साउदर्न वेस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो नॉर्थर्न एग्रीकल्चरल स्टेट्स में क्या हो गया, रूरल मिडिल क्लास ज़्यादा मतलब एक तरह से डोमिनेंट रही, और जो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में क्या है, पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दी गई, तो क्या हुआ, अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस ज़्यादा बनी, जो कि ये सर्विस सेक्टर में जॉब करती हैं। दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्रिएट्स डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज एंड पॉलिसी डिमांड्स अक्रॉस रीजन्स। अब कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं? Andre Betel pointed out that middle class is often romanticized but is internally divided into subclasses fighting for scarce resources like job reservation and education seats। मतलब कहने का क्या है कि लोअर जो क्लासेस हैं उनको तो बड़ी एस्पिरेशन क्लास लगती है, या उनको ऐसा लगता है ना कि हमको तो बस मिडिल क्लास बनना है, लेकिन इतना रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास भी एक तो बहुत बटी हुई है अंदर, अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, बहुत डिविजन्स हैं। दूसरा, उनके पास भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि जॉब में रिजर्वेशंस, एजुकेशन सीट्स, बहुत कम मतलब रिसोर्सेज, तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं मिडिल क्लास की। जैसे मतलब ये जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना कि किसी कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, प्राइवेट सेक्टर में ये होता है,
ले ऑफ्स हो जाते हैं। अभी जैसे एआई आ रहा है तो आईटी सेक्टर में लोग बोल रहे हैं काफ़ी ले ऑफ्स होंगे। तो ये सब मिडिल क्लास में अपनी ही अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा रोमांटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं कि ऑल इज़ वेरी मतलब ऑल इज़ वेरी फाइन इन मिडिल क्लास, कि सब कुछ बढ़िया-बढ़िया, अच्छा-अच्छा है, ऐसा नहीं है। Environmental degradation has increased due to rising private car usage, urban congestion, pollution, electronic waste and throwaway consumer culture। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं अर्बन मिडिल क्लास के, जैसे कि भाई अब कंज्यूमर कल्चर में जा चुकी है अर्बन मिडिल क्लास, कंज्यूम कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट कार यूजेज होता है, तो उससे क्या है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली इतना धुआं निकलेगा गाड़ी में से, अर्बन कंजेशन, ट्रैफिक जैम वगैरह होते हैं, सबके पास अपनी अपनी मतलब प्राइवेट कार्स हैं, पॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, थ्रो अवे कंज्यूमर कल्चर, कुछ भी मतलब कोई चीज़ ली 6 महीने चलाई फेंक दी, तो मतलब वही है ना, इतना वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ नेगेटिव्स हैं एसोसिएटेड विद अर्बन मिडिल क्लास। देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मिडिल क्लास टर्निंग अवे फ्रॉम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो पहले जैसे मिडिल क्लास थी जो थी ना, वो ऑस्टर मतलब कि सादगी भरा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग और नेशनल बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान था। आज की जो मिडिल क्लास है उसका ध्यान कहाँ पे है ज़्यादा? कंज्यूमरिज्म में। ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेशनल बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए मिडिल क्लास ने पॉवर्टी, गरीबी, इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों पे अर्बन मिडिल क्लास का ध्यान नहीं है। और मिडिल क्लास का ध्यान कहाँ पे है? पैसा कमाओ और विदेश घूमने जाओ, छुट्टी बनाओ, महंगी गाड़ी खरीदो, मतलब बेसिकली कंज्यूमरिज्म। Gated communities and privatized amenities reflect middle classes increasing distance from urban poor population and public services। तो जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइज मतलब जैसे जिम हो गए या ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मतलब जिनके पैसे से ही एंट्री मिलती है, बड़े बड़े क्लब्स हो गए, तो इनसे क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जहाँ पे गरीब लोग ना आ सकें, तो मिडिल क्लास अपने आप को अलग कर रही है गरीबों से। Cultural alienation occurs as emphasis on global lifestyle leads to disconnection from local traditions, languages and community life। ठीक है, तो कल्चरल एलिएनेशन भी आ जाता है, क्योंकि ग्लोबल लाइफस्टाइल है। जब आप विदेश के लोगों को फॉलो करने करने की कोशिश करेंगे तो अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे। तो मिडिल क्लास भी ज़्यादातर इसी में उनका ध्यान रहता है। इन मार्केट टर्म्स दिस रिप्रेजेंट्स फॉल्स कॉन्शियसनेस वेयर मिडिल क्लास बिकम कंज्यूमर फर्स्ट रेदर देन एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हम तो ग्लोबल हैं या फिर हम ही मतलब काफ़ी एफ्लुएंट हो गए हैं, अल्टीमेटली तो आप भी एम्प्लॉयज़ ही हैं, आपका भी एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है बुर्जुआ के द्वारा, ये मार्क्स का कहना था। ठीक है, तो क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती और नहीं आ पाती, और फिर वो रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो वो एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाती, क्योंकि रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो तो जैसा जीवन चल रहा है उसी में मस्त हैं। द मिडिल क्लास रिप्रेजेंट बोथ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन एंड पोटेंशियल रिट्रीट इनटू नैरो सेल्फ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो वही है कि डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस भी हैं और पोटेंशियल रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना भी है, अपने इंटरेस्ट को देख के, जैसा बढ़िया लगे वैसा करो, मतलब जैसा अपने को सही लगे, डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल सब इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कि मिडिल क्लास इज नॉट दैट पैशनेट अबाउट सोशल चेंजेस या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। उनको सिर्फ आज की जो मिडिल क्लास है उसको सिर्फ किससे मतलब है? कंज्यूमरिज्म से, पर्सनल कंजम्पशन से। जितना हो सके उतना पैसा कमाओ और फिर वही घूमो फिरो, वो सब करो। तो ये थोड़ा एक शिफ्ट आया है जो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था 1950s का, या नेहरू इंडिया जो भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या था, नेशनल बिल्डिंग की वजह से करनी थी, और तो ऑस्टर मिडिल क्लास थी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, पर्सनल ग्रोथ को या पर्सनल वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन आज की जो मिडिल क्लास है बिल्कुल उसकी उल्टी है। आज कंज्यूमरिज्म ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा ध्यान, कोई कुछ भी ध्यान नहीं है मिडिल क्लास का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी विस्तार से मतलब मिडिल क्लास जो है इंडिया में, इसका ओरिजिन कब आई, फिर कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, ब्रिटिश या कॉलोनियल टाइम्स में कैसी थी मिडिल क्लास, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसी थी और प्रेजेंटली कैसी है। तो 3 आप वो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल एरा कह सकते हैं, या तो इससे पहले तो मिडिल क्लास थी नहीं। तो पहले ये बात, तो कॉलोनियल एरा में मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ। फिर दूसरा आप बोल सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर नेहरूवन इंडिया भी बोल सकते हैं। और फिर एक तरह प्रेजेंट टाइम्स, मान लीजिए आजकल का दौर। ठीक है, तो इसमें तो ये इमरजेंस हुआ, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट नेहरू एरा में क्या था और आज कैसा है। तो ये पूरा मतलब हमने अच्छी तरह विस्तार से इसका जो एवोल्यूशन ऑफ मिडिल क्लास, ये हमने इसमें वीडियो में चर्चा करी है। ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।